हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का सिविक्स भाग राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका चैप्टर 7 मतलब सिविक्स का चैप्टर 7 है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे लोकतंत्र के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि लोकतंत्र क्या है। जनता, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है, यानी जनता की भलाई के लिए शासन करती है। उसमें लोग मतदान करके अपनी सरकार चुनते हैं। तो लोकतंत्र के परिणाम में 3 चीज़ हम देखेंगे। पहला राजनीतिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा सामाजिक। लोकतंत्र के परिणाम में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक में पहला है जिम्मेदार सरकार, दूसरा है जवाबदेह सरकार और तीसरा है वैध सरकार। तो चूँकि लोकतंत्र में जनता मतदान करके अपनी सरकार, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो सरकार बनाते हैं, तो सरकार क्या है, जनता के प्रति जवाबदेह होती है और वो एक जिम्मेदार सरकार होती है। वो जनता के भलाई के लिए काम करती है। वो जानती है कि यदि हम 5 साल अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता हमको शासन से हटा देगी। अगर लोकतंत्र पद्धति शासन की अन्य सभी व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है। लोकतंत्र पद्धति है जो है वो शासन की अन्य सभी व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है। जैसे शासन में एक तो लोकतंत्र है, एक तानाशाही सरकार है। जो तानाशाही सरकार है वो अपना आर्थिक हित देखती है कि हमको फायदा हो और जनता की भलाई के लिए काम नहीं करती है। लोकतंत्र पद्धति शासन की अन्य सभी व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षा प्रदान करता है तथा इसमें गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। लोकतंत्र में क्या है, गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। और दूसरा है लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है तथा जवाबदेह होती है। लोकतंत्र में सरकार क्या होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और वह जवाबदेह होती है। लोकतंत्र में सरकार वैध होती है। लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार का चुनाव होता है वो मतदान करके होता है और बहुमत के आधार पर होता है। जैसे हमारी कई पार्टियां लड़ती हैं, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है 2/3 से अधिक, यदि उसके सांसद या विधायक होते हैं तो सरकार बनाते हैं, वो सरकार बनाती है, तो इसलिए वो वैध सरकार होती है। लोकतंत्र में सरकार वैध होती है क्योंकि सरकार का गठन मतदान के द्वारा होता है। तो जिम्मेदार सरकार, जवाबदेह सरकार और वैध सरकार हो गई। अब आर्थिक बारे में हम देखेंगे। आर्थिक बारे में आर्थिक समृद्धि और विकास, गरीबी और असमानता में कमी। तो आर्थिक समृद्धि के मामले में लोकतांत्रिक सरकार और तानाशाही सरकार के बीच सन 1950 से 2000 के बीच तुलना किया गया तो देखा गया कि जो तानाशाही सरकार है वो आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में लोकतांत्रिक सरकारों से उनका रिकॉर्ड बेहतर रहा है। यदि अभी हम भारत और चाइना के बारे में तुलना करें तो चाइना में चूँकि तानाशाही सरकार है और भारत लोकतांत्रिक सरकार है, तो देखिए चाइना जो आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में जनता के हितों का ध्यान रखना पड़ता है। दल में उसमें सरकार को थोड़ा घाटा उठाना पड़े तब भी वो जन कल्याण की योजनाओं को लागू करती है। और जानते हैं कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको अगली बार जनता वो शासन से हटा देगी। तो सरकार पूरी जनता की भलाई को, जनसंख्या को देखते हुए योजनाएं बनाती हैं जिससे वो विकास के मामले में तानाशाही सरकारों से पिछड़ जाती है। अगला, वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। जैसे गरीबी और असमानता में कमी के बारे में हम कहें तो
वास्तविक जीवन में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। हम अपने भारत में देखें कि जो हमारे गरीबी और अमीरी का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनी हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनको अपना रोजी रोटी किसी तरह चला पाते हैं। तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। लेकिन कुछ मामलों में हम देखें, जैसे मान लीजिए नौकरी है, तो नौकरी में उसमें जब नौकरी बांटने का गरीब अमीर दोनों को बराबर मौका मिलता है। जो उसमें कंपटीशन पास करता है उसको नौकरी मिलती है। तनख्वाह में भी जो धनी या गरीब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबर तनख्वाह मिलती है। और उसमें पुरुष या महिला में भी कोई भेदभाव नहीं है। अब हम अपने जहाँ पुरुष नौकरी करता है और महिला में नौकरी करता है, तो हमारे यहाँ सेना में भी महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है, इसलिए वहाँ भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन आर्थिक मामले में, उस मामले में जो अंतर देखा जाए तो गरीब और अमीर की असमानता है। और सामाजिक में देखें, सामाजिक विविधता में सामंजस्य और सद्भावनापूर्ण जीवन। सामाजिक विविधता में सामंजस्य, सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा गुण है। सामाजिक विविधता हम देखते हैं कि हमारे भारत में ही बहुत समाज, भाषा के आधार पर विविधता है, भाषा का आधार विविधता है, क्षेत्र के आधार पर विविधता है। तो इन सब विविधताओं को देखते हुए भी भारत अनेकता में एकता को स्थापित किए हुए है। तो सामाजिक विविधता में वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है वो आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। लेकिन सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव है। और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने और स्वतंत्रता के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने और स्वतंत्रता के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो किसी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो श्रेष्ठ है। अब विश्व में लगभग 100 से ज़्यादा देश हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए हुए हैं। वहाँ लोकतंत्र से चुनाव होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सद्भावनापूर्ण जीवन जीना संभव है। सब लोग आपस में सद्भावनापूर्ण रहते हैं और अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक में भी हमने पिछले पढ़ा है कि श्रीलंका और बेल्जियम का मॉडल देखा। तो लोकतंत्र में श्रीलंका में हमने देखा कि वहाँ भी लोकतंत्र था, लेकिन वहाँ एक वर्ग विशेष समुदाय के लोग शासन पर ही अपना कब्जा जमाए हुए थे और उसको अपना अधिकार समझते थे और अल्पसंख्यकों को पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो वो अल्पसंख्यक समझते कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ पर एक वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। लेकिन बेल्जियम में हमने देखा कि वहाँ सत्ता की साझेदारी समान रूप से हुई, सभी लोगों को सत्ता में बराबर योगदान दिया गया, उनको शासन का मौका दिया गया, वहाँ का लोकतंत्र सफल रहा। तो लोकतंत्र के परिणाम का एक चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।